साथ तड़प जाएंगे, लेकिन आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ब्रेक की तरफ जाएं, कब से कब तक? 8:16 हो रहे हैं, 8:30 पे इकट्ठे होते हैं और अपने IFRS हम एक कैटेगरी अपने सिलेबस की खत्म कर देंगे। IFR वालों ने आज तक जितने भी स्टैंडर्ड बनाए थे हमने सारे इंशाल्लाह पढ़ लेना है। हमें याद है, जरा तुम्हें याद हो या ना याद हो, कुछ पढ़ा था हमने, ऐसा नहीं लग रहा बड़ा अरसा गुजर गया, हमने बहुत पहले कोई S1 पढ़ा था, सिर्फ एक लेक्चर का गैप है बीच में। हमने S1 के बारे में पढ़ा था, IFRS S1। IFRS कौन है जी? IFRS वाले लोग कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। इन्होंने क्या सोचा था? इन्होंने सोचा था कि मुख्तलिफ लोग तो लड़े, GHG अलग से आ गया, वो फलाना इंस्टीट्यूट अलग से आ गया, GRI अलग से आ गया, IAASB अलग से आ गया, SASB अलग से आ गया, इतने सारे लोग हैं, ये भी आपस में लड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, जब तक इनका कुछ सीधा हो ना हो, हम अपने IFRS तो बना ही लें। तो उन्होंने अकाउंटिंग तो हम चैंपियन हैं, उन्हीं अकाउंट्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी वाली बातें भी हम कर दिया करेंगे। तो किसी और के बहुत ही रेगुलेटिव वे में आने से पहले IFRS वाले जीत गए। उन्हें पता था कि दुनिया को हमारी तो आदत है, हमारी रिक्वायरमेंट्स तो मान ही रहे होते हैं। तो इन्होंने फिर आपको एक जनरल स्टैंडर्ड दिया, सस्टेनेबिलिटी ओवरऑल, द सस्टेनेबिलिटी, वो जो बचपन में हमने पढ़ा था कोर्स के शुरू में, तीनों चीजें, इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, वो सस्टेनेबिलिटी। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा था कि अभी हो गया, अब इसके बाद कभी हम एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड ले आएंगे, कभी सोशल का स्टैंडर्ड ले आएंगे, कभी फलाना का ले आएंगे, कभी इस इंडस्ट्री का ले आएंगे, कभी उस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ले आएंगे। तो इनके इंटरनल जो डॉक्यूमेंटेशन में इनका सब्सक्राइबर हूं IFRS फाउंडेशन का, और वो तकरीबन हर दिन 3 से 4 मेल आते हैं। ये इस टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, पागल हुए हैं, ये कह रहे हैं से पहले कि दुनिया में कुछ जाके हमने साल 1.5 साल में आतंक मचा देनी है। अल्लाह ICAP को महफूज रखे इनके इनिशिएटिव समझने से, नहीं तो ICAP ने धड़ाधड़ स्टैंडर्ड ऐड करते जाना। अभी तो पहला वाला सेशन है, ICAP को भी नहीं समझ आई, हादसाती तौर पर बहुत छोटा सिलेबस बना दिया उसने, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आएगी वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आतंक ऐड करते जाएंगे। तो इसलिए पहली अटेम्प्ट में बड़ा अच्छा मार्जिन है, आगे आहिस्ता आहिस्ता ये सब खुश कर देंगे, कहेंगे समझ आ रहा है लोगों को, पास हो रहे हैं, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। तो वो इसमें तो IFRS ने किया ये कि पहले S1 में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग दे दी कि अब हम जितने भी स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे सस्टेनेबिलिटी को लेके, या जो सस्टेनेबिलिटी की डिस्कशन होनी है आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आने हैं, उसके बारे में एक जेनेरिक गाइडलाइन देके आपको कहा था 4 एरियाज पे हम डिस्क्लोजर्स दिया करेंगे। वो 4 एरियाज को याद कराएगा, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट्स, मैट्रिसेस वगैरह। तो मतलब मैट्रिसेस वो मेजरमेंट्स हैं जिनको आप करते हैं, और टारगेट्स के आप कहां तक जा रहे हैं उसको किस तरह से अचीव करेंगे। तो अब उन्होंने जब गाइडेंस दे दी तो अब क्या होगा, जो भी स्टैंडर्ड आएगा वो रहेगा इन्हीं 4 फ्रेमवर्क्स पे। तो चूंकि वो पहला स्टैंडर्ड था, तो उसने कहा था इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसने कहा था कि वही जो जिस कंपनी के फाइनेंशियल है उसी की इन्फॉर्मेशन हो, उसी टाइम पीरियड की हो, कंपैरेटिव्स भी उतने दिखाने हैं, जजमेंट्स को क्या करना है, जजमेंट बदल रही हो तो क्या करना है, अगर कोई पुराना एरर मिल जाए तो उसका क्या करना है। तो अगर आप याद करें तो S1 में हमने उन 4 फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी, बट अब ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टॉपिक के साथ आया है, क्लाइमेट रिलेटेड। इसका मतलब है अब ये सस्टेनेबिलिटी के तीनों पिलर्स की बात नहीं कर रहा, ये क्लाइमेट को डील कर रहा है। तो क्लाइमेट वाला कौन से पिलर में आएगा? एनवायरमेंटल। तो इसका मतलब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल। जब एनवायरमेंटल बात करेंगे तो अब हमारा पूरा स्टैंडर्ड उन्हीं 4 पैरामीटर पे डिफाइन होगा कि गवर्नेंस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी वाली बातों में क्या लिखेंगे, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे, और हम अपने मैट्रिसेस और टारगेट में क्या लिखेंगे। तो अगर आपके सामने ये हैंडआउट है, अगर आप इसको मोटा मोटा एक आइडिया ले तो आपको यही 4 ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर ये पूरा स्टैंडर्ड सिमटा हुआ नजर आता है। इस स्टैंडर्ड में कुछ बातें ऐसी हैं जो तकरीबन S1 की कॉपी पेस्ट है। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में उन्होंने कहा था कि जो आपकी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स होंगे उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, फलाना फलाना क्या होगा। वही सारे जुमलों में आपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बात को छोड़ के कर देना है क्लाइमेट रिलेटेड। सबसे पहले हम थोड़े से एरिया में इसका स्कोप समझेंगे कि इसका स्कोप किन चीजों को है, इसका मेन थीम क्या है, और फिर देखेंगे कि हमें उन्होंने क्या गाइडेंस दिया है कि जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आपने अलग से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की बात करनी है, स्पेसिफिक टू क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, तो आपने किन किन बातों का ध्यान देना है। अगेन इन्होंने कोई बहुत एब्सोल्यूट बात नहीं की, बहुत यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बताया, लेकिन एक बड़ा टॉपिक दे दिया क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर। अब इसके अंदर 6-7 तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं, 10-12 तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो अभी भी S1 से कोई बहुत ज्यादा हसीन नहीं है कि आप समझें कि S2 आ गया तो इसमें बड़ा अच्छे तरीके से हमें गाइड किया होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। मेन टारगेट क्या है IFRS S2 का ऑब्जेक्टिव? टू रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आपकी जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और ये इतनी दफा ये जुमला लिखा हुआ है, याद है उसमें वो था सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, वो जिस तरह से, तो इस दफा मैंने तंग आके उसको फिर शॉर्ट बना दिया है, CRRO बना दिया है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड। तो मैंने दरख्त बचा लिया। ये स्टैंडर्ड इन्हीं नोट्स के साथ तकरीबन कोई 7.25 सफ़े पे जा रहा था। इतने बड़े बड़े कंटेंट को जब CRRO बना दिया तो उससे तकरीबन कोई 28 जगह पे चेंजेस आई, जिससे थोड़ी सी और एफिशिएंसी बेहतर हुई, और उससे मैंने 1.25 सफ़ा मल्टीप्लाई बाय उतने हैंडआउट्स, मल्टीप्लाई बाय वो फैक्टर रेट, उतने पौधे टूटने से बचा लिया। ज़रा दरख्त तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा काम। तो आपने CRRO देख के परेशान नहीं होना, ये मैंने उसी को शॉर्ट किया, वैसे मैंने पहली जगह तो उसे लिख दिया है, तो कुछ जगह आपको पूरा जुमला नजर आएगा, लेकिन ज्यादातर जगह रिप्लेस हुआ होगा। ये एंटिटी को क्या कहता है? डिस्क्लोज करो इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये यूजफुल है प्राइमरी यूजर्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो जो मेन यूजर्स हैं, जो उसके फर्स्ट हैंड यूजर्स हैं। तो बहुत दूर दराज का यूजर हो गया ना, जैसे आप अकाउंटिंग के सवाल करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो आप तो वो प्राइमरी यूजर नहीं है, तो फिर कौन है प्राइमरी यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? या वो जो चिप्स बेच रहा है उसके पास वो जो कागज है, वो कागज किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पटा हुआ है, यूजर तो वो भी है।
लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत दूर की बात हो गई। तो प्राइमरी यूजर, उसके मेन इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स वगैरह, वो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पकड़ते हैं उसकी बेस पे एनालिसिस करते हैं। तो जो प्राइमरी यूजर्स के लिए चीज इंपॉर्टेंट है वो, यानी मेटीरियलिटी लेवल ये है कि आपने बड़ी दूर की बात नहीं करनी, वो बात करनी है जिसको इन्वेस्टर का दिल धड़के। वो कहे यार क्या बात करो, मेरा पैसा जाया होने लगा, कहां, क्यों, कैसे कैसे बचाओगे तुम लोग। Entity shall disclose information about CRRO that could reasonably be expected to affect entity's cash flow, access to finance or cost of capital over the short, medium और long term। तो स्टैंडर्ड ने अपना स्कोप बताया। अभी कुछ हवाई लफ्ज हैं जिसको हम नीचे थोड़ा सा देखेंगे। स्टैंडर्ड ने कहा कि हम बात करेंगे क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की। क्लाइमेट से रिलेटेड जितने आपके रिस्क हैं और जो अपॉर्चुनिटीज है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्क्लोजर देंगे, और खास तौर पे अगर कोई ऐसा रिस्क या अपॉर्चुनिटी है जो हमारी एंटिटी के कैश फ्लो, फाइनेंशियल साइकिल या इसको मुतासिर करता है तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो एक टाइम लगाएंगे पहले इसकी बेस समझने के लिए। अभी तक ये वर्ड हमें नहीं समझ आ रहे, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है। इन्होंने कहा भाई क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो एंटिटी जिसको एंटिटी जिससे एक्सपोज है वो क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क भी हो सकते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन रिस्क भी हो सकते हैं। पहले एक लफ्ज अजीब सा लग रहा था क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, उन्होंने उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि या ये फिजिकल रिस्क है या ट्रांजिशन रिस्क है। फिजिकल रिस्क क्या मुराद है? तूफान आ गया, तूफान आ गया और उसके साथ एक ह्यूज सैलाब था, और सैलाब ने एक जगह पे पानी फैला दिया और वहां हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और इन्वेंट्री ज़ाया हो गई। तो क्या इस सैलाब से हमारा कोई फाइनेंशियल ताल्लुक है? फाइनेंशियल ताल्लुक है। मुझे कुछ और ऐसी एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाए आपका किसी क्लाइमेट रिलेटेड इशू की वजह से? आग लग जाती है। आग क्लाइमेट की वजह से लगती है, लग जाती है। इस ग्लोबल वार्मिंग ने तो आगे लगाना शुरू कर दिया। सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, बड़े अरसे तक स्टॉक रुक जाएगा, बड़े अरसे तक आपका माल जाना बंद हो जाएगा। एक जमाना था पेप्सी कोक वाले एक दूसरे से मुकाबला करते बड़े मजे का काम करते थे, क्योंकि चक्कर ये है कि बंदा दुकान पे आके पेप्सी चाहिए, उनका पेप्सी नहीं है, बहुत ही कोई यूनिक किस्म का यूजर होगा तो कहेगा नहीं मैं तो अपने ब्रांड की तरफ जाऊंगा। अगर वो कहे वो नहीं है, अच्छा चले दूसरी बोतल देते। तो होता ये था कि इनमें से किसी का भी माल आते हुए लीड टाइम वगैरह में डिले हुआ तो दूसरा वाला ब्रांड अचानक से उस शहर, उस इलाके पे अपना राज कर लेता था। तो बड़ी अजीबोगरीब सी मेल प्रैक्टिसेस होती थी। लोकल लेवल पे, कंपनी लेवल पे ऐसा नहीं सोचा जाता था, लेकिन लोकल लेवल पे क्या करते थे, बोतलों के पूरे ट्रक खरीद लेते थे। पेप्सी ने कोक की बोतलों का पूरा जो आया है, जो वैन है वो पूरी परचेज कर लेगी, हमने वो करना है और ये हम बाद में वापस करेंगे। बोतलें पकड़ी, तोड़ दी, और कहा जी लॉस हो गया, हमसे आप इतने पैसे ले लें। तोड़ दी, रिसाइकलिंग खराब कर दी। उन्होंने कहा जी अभी नहीं है, उन्होंने कहा हम बना लेंगे। तो ऐसा थोड़ी कि बटन दबाएंगे फॉल से बन जाएगी, और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा किस तरह से पूरा ट्रक हमारा बोतलों का टूट जाएगा। उन्हें लगे 3 दिन, सप्लाई चेन में बोतलों को डालने में 2 और दिन लगे, 5 दिन में मार्केट छोड़ा दी उन्होंने। खुद ही खरीद के, कंपेटिटर की चीज खरीद के जाया कर दी, क्योंकि वही शीशे की बोतलें उस टाइम पे बड़ा सख्ती थी कि प्लास्टिक की बोतलें कम से कम हो। वही वाली बात की जब 1 अरब बोतल 1 महीने में पी जाती है तो शीशे की बोतलें जितनी रिसाइकल होंगी सस्टेनेबिलिटी महफूज रहेगी। और अगर हर तरफ ये प्लास्टिक की बोतलें चल पड़ेंगी तो अगेन मतलब सिर्फ आप ये देखें कि सिर्फ एक थोड़ी सी देर के लिए सप्लाई रुकी तो कितना ज्यादा नुकसान हो गया। तो भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि सप्लाई चेन रुक जाएगी, कोई आग शाग लग गई, कहीं कोई सैलाब आ गया, कुछ और हो गया तो कंपनियों को अच्छा खासा फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो कंपनियां जब हर रिस्क को सोच रही होती है कि वो रिस्क है, मेरी इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट के रिस्क भी बताते हैं, होल्डिंग सब्सिडी से रिलेटेड चीजों को भी वो करते हैं। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क तो है, और कोई ऐसा रिस्क, हीट वेव आ गई, माल पड़ा खराब हो गया, थ्रू आउट आप लोग इन्वेंट्री के दुश्मन है, कुछ और भी करें। एक वैसे बहुत बड़ा मैं यहाँ पर लोकल लेवल बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं बिजनेस से देखते नहीं कि हमारे जो घटते हैं, कहते हैं प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक इसी वजह से वो डिसॉल्व नहीं होता, प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होता। अगर वो गंदे नालों में फेंक लो, गंदे नालों में फेंकते हैं, गंदे नालों में वो प्लास्टिक जम गया, पानी का फ्लो रुक गया, बेटर वॉल्यूशन हो गया। तो प्लास्टिक तो बड़ी जालिम चीज है ना, जले तो गंद, दफन हो तो गंद, रोके कहीं भी रखें तो पानी का रास्ता रोक ले, कुछ और चीजें, तो ये तो कहीं से भी एक अच्छी चीज नहीं है। सर ये फ्लड वगैरह की वजह से किसी ऐसे एरिया में हमारा प्लांट सिर्फ हो गया, जैसे पेप्सी का एक ही प्लांट वर्क कर रहा था, ठीक है, वो बना रहे थे, ठीक है, और वो डैमेज हो गया तो वो तो सारा उनका सैलाब आया, अगर पेप्सी की मेन प्लांट में चला गया और वहां पे सैलाब ने आतंक मचा दी तो आपकी प्रोडक्शन रुक गई। प्रोडक्शन रुकने का मतलब है इन कंपनियों के लिए जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, उधर तो हर दिन की गेमें चल रही हैं, तो उनको तो दिनों में करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं। तो अगेन इन्होंने क्या कहा, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जिसको एंटिटी को फेस करना पड़ रहा है वो क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क भी हो सकते हैं एंड क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन रिस्क भी हो सकते हैं। मैंने आपको समझाया, आप डर गए, आपने कहा सर ठीक है सही है, हम अपने स्टॉक को साहिल से दूर ले जाएंगे, जो कि समंदर कभी भी बोल सकते हैं। साहिल के करीब आपको सस्ती जगह मिली हुई थी, साहिल से दूर लेके जाएंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे। फिर आपकी सप्लाई चेन का फासला साहिल के करीब आपकी डिलीवरी ज्यादा थी, अब आपने उसको कर दिया किसी और इलाके में, तब वहां के अपने मसलों मसाइल। मैं आपसे कहता हूँ अच्छी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। थोड़ा पहले बात कर रहे थे, आसान बात थोड़ी है, आपकी लीगल कॉस्ट बढ़ जाएगी, एचआर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जिस वक्त ये रिस्क है आप उस वक्त भी खतरे में, और जिस वक्त आप अपने प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो उस वक्त भी तो नुकसान हो रहा है, उस वक्त भी तो सप्लाई चेन खराब होगी, उस टाइम पे भी तो डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तो इसका मतलब है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क 2 तरह के हैं। एक रिस्क जिसमें क्लाइमेट आके आपको खराब कर रहा है, आपकी जिंदगी अजीरन कर रहा है, और एक जहां उससे बचने के मेजर्स लेने शुरू किए उस दौरान हो पड़ने वाले आपके जो लॉसेस है। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, फिजिकल रिस्क और
ट्रांजिशन रिस्क क्या है? अराइज फ्रॉम एफर्ट्स टू ट्रांजिशन टू लोअर कार्बन इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स पॉलिसी, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, रेपुटेशनल, ये सारे के सारे रिस्क के जो दौरान आप चेंज कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, लोगों को अवेयर कर रहे होंगे, माल रुक रहे होंगे, प्रॉब्लम आ रही होगी, आपकी रेपुटेशन दांव पे लग रही होगी, यार क्या है इन्होंने ध्यान क्यों नहीं किया था, इन्हें ख्याल करना चाहिए था। लोग नॉर्मली नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई बुरा वाक्य होगा तो हर बंदा तजिया नगार बन जाएगा। अब वो गोल प्लाजा में आग लगी है तो हर बंदा आके कह रहा है कि उसमें फलाना एग्जिट नहीं था, उसमें उस तरह से हवा का गुजर नहीं था। भाई जब वो जिंदा था प्लाजा, जब वो चल रहा था, तो उस टाइम पे किसी ने क्यों नहीं ध्यान किया? इतनी सारी अथॉरिटीज, इतने सारे लोग। लेकिन वही वाली बात है कि हैपनिंग, हादसा होने के बाद, मैंने आपको वाकया सुनाया कि जो बंदे का हाथ कट गया था, इस क्लास में सुनाया था, तो उस वक्त सबको एहसास हुआ कि यार इतना बड़ा लेवल का इदारा था, एक ऑफिसर क्यों नहीं रखा हुआ था। हालांकि जब ऑफिसर रखा हुआ होता और वाकया ना हुआ होता तो बैठ के सोच रहे होते यार बिला वजह फारिग बैठने के पैसे दे रहे हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि एक इवेंट होने के बाद आपको एहसास होता है कि तो बड़ा खतरनाक था। तो यहाँ पे हम क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है उसको हम कहेंगे वो फिजिकल रिस्क है, और जो जिस वक्त आप शिफ्ट ओवर कर रहे हैं, अपने आप को बचाने वाले स्टेप्स ले रहे हैं, उस दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ये फिजिकल रिस्क भी दो तरह के हैं, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट से क्या मुराद है? इवेंट ड्रिवन, वन ऑफ, अचानक से एक सैलाब आया जो कि 3-4 साल बाद अचानक से एक दफा आ जाता है। एक अर्थक्वेक आया जिसने शायद कोई बहुत अजीब गरीब से मामले आपके शहर के आसपास कोई लावा या इस तरह से वो है, वो हमारे यहाँ उस तरह के मसले भी नहीं है। कोई हीट वेव एकदम से बड़ी जालिम सी आ गई, तो ये वन ऑफ टाइप है। लेकिन क्रॉनिक क्या है? लॉन्ग रन, सी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है। अब हमारे स्मॉग एक्यूट नहीं रहा, क्रॉनिक बन चुका है कि हम हर दफा नवंबर के आसपास सोच रहे होते हैं कि जी अब तो स्मॉग ही स्मॉग होगा, मसले होंगे और फिर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो एक्यूट इज जो इवेंट ड्रिवन है, और फिर जो लॉन्ग टर्म पे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बन गई होती हैं और ओवर द टाइम आपको तंग कर ही रही होती हैं मुसलसल, वो बन जाते हैं क्रॉनिक। दोनों तरफ बात समझ आ रही है? तो इनका अचानक से हमें रिएक्शन देना पड़ता है और इनका लॉन्ग रन में रिएक्शन देना पड़ता है। कुछ चीजें अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं बट नॉट अर्जेंट होती है, कुछ अर्जेंट होती हैं बट नॉट इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट भी नहीं होती, इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। तो ये जो एक्यूट है ये अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। जो क्रॉनिक है इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सी का लेवल रेस कर रहा है और मालदीव 2050 तक डूब जाएगा। जरूरी है कुछ स्टेप्स लेना, लेकिन शायद अगले महीने स्टेप लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा स्लो है, मतलब उसकी हैपनिंग थोड़ी सी स्लो है, तो वहां पे क्वेश्चन है। लेकिन अचानक से हमारे शहर में, हमारे गली मोहल्ले में सैलाब आ गया, फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क दो तरह के हो गए, कुछ फिजिकल रिस्क हो गए और कुछ ट्रांजिशन रिस्क हो गए। और जो आपके फिजिकल रिस्क है उसमें कुछ इवेंट बेस्ड हो गए और कुछ लॉन्ग टर्म हो गए। इनमें से कोई भी ऐसा रिस्क हो सकता है जो आपको फाइनेंशियली नुकसान दे सकता है। क्या रिस्क बुरी चीज को कहते हैं? कहते हैं कि रिस्क लें तो रिटर्न भी मिलता है। तो ऐसे में रिस्क का लफ्ज ज्यादातर नेगेटिव होता है, और जब आप कहते हैं ना कि रिस्क जो है वो टू वे काम कर सकता है, फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी, तो ये लोगों को बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंस की दुनिया में समझाना आसान होता है। कॉमन सेंस में जब आप रिस्क बोलते हैं ना तो लोगों को बुरी फीलिंग आती है। तो रिस्क इज अनसर्टेनिटी, जो पॉजिटिव भी जा सकती है और नेगेटिव भी। अगर इसमें पॉजिटिव तरफ जाने का रुझान है तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, और नेगेटिव तरफ जाने का रुझान है तो रिस्क बोलूंगा। तो अभी तक हम सारी बातें रिस्क की कर रहे हैं, बट व्हाट इफ के क्लाइमेट रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज हो? व्हाट इफ की एक बड़ी जालिम हीट वेव आ रही है और आपकी कंपनी ऐसी बनाती है? व्हाट इफ के सैलाब का बहुत ज्यादा खर्चा है और लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, और आप जो है वो खासतौर पर रेजिडेंशियल सोसाइटीज और मुख्तलिफ तरह के अपार्टमेंट्स वगैरह एक महीने के लिए किराए पे देते हैं। तो क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ गई। अनफॉर्चुनेटली लोग तो फिर ये देखेंगे ना कि इसमें हमें इस वक्त फॉर एग्जाम्पल अचानक से आधे शहर का पानी खराब हो जाए, नेस्ले वाले तो नाचेंगे खुशी से। अचानक से अगर डेंगू आ जाए तो मॉस्पेल वाले तो बहुत खुश होंगे, उनको तो उस क्लाइमेट रिलेटेड चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा बुरा नहीं सोचना, अच्छा भी सोचना है। शेयर होल्डर को डराना थोड़ी हर वक्त। At any given time, this standard deals with, अब समझ आएगा, disclose करें information about its climate related risk and opportunities। जो risk और opportunities है उससे related आप information disclose करें, उनको जो आपके primary users हैं वो information आपने disclose करनी है जो खास तौर पे expected है कि वो cash flow को या access to finance को या cost of capital को short term में, medium term में या long term में affect करे। तो उन्होंने scope आपको बता दिया। नंबर 1 हम climate related risk and opportunity की बात करेंगे। नंबर 2 सबकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे जिसका हमें financial impact है, चाहे फौरी हो चाहे थोड़ा सा ठहर के हो रहा हो। क्योंकि हम कौन सी बॉडी को पढ़ रहे हैं? IFRS। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और दुनिया इनको जब देख रही होती है तो ज्यादा उनके दिमाग में जो चल रहा होता है कैलकुलेटर वो होता है कितने रुपए का फायदा, कितने रुपए का नुकसान। तो क्या हमें ओवरऑल स्कोप समझ आया? अब जब स्कोप समझ आ गया तो आपने अपने क्लाइमेट रिलेटेड डिफरेंट तरह के रिस्क, अपॉर्चुनिटीज तो वो करना है। आपको क्रॉनिक भी समझ आ गया, एक्यूट भी समझ आ गया। क्या मैं आपसे 10 क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की लिस्ट जान सकता हूँ? अब आपने सिर्फ सलाब वगैरह तक नहीं रहना, जरा लॉन्ग रन में खेलें किसी भी इंडस्ट्री। आप कहें सर फलाना कंपनी को फलाना सिचुएशन से ये फायदा हो सकता है या फलाना कंपनी को फलाना सिचुएशन से ये नुकसान हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी तो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए निकलेगा, इनका अपॉर्चुनिटीज तो स्पेसिफिक सेक्टर के नहीं निकलेंगी। वी डोंट नो, कभी भी किसी भी जगह कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एनवायरमेंट में इतने सारे मसले आने शुरू हो गए, गवर्नमेंट परेशान हो गई, आईकेएफ टेंशन में आ गया, आईकेएफ ने पेपर बना दिया, हमारे पास बच्चे आ गए। अपॉर्चुनिटी, क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, क्रॉनिक हो गया ये तो, एक्यूट नहीं है, किसी इवेंट की वजह से नहीं आए, ओवरऑल लॉन्ग रन में जो फोकस जिस तरफ शिफ्ट हुआ है मीडियम रन में, तो खैर मतलब ये एक मजाक था। और जब रिपोर्ट बनानी शुरू करेंगे वहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी वाली साइड ऑडिटर्स के लिए भी तो अपॉर्चुनिटी है।
जी क्लाइमेट की खराबी की वजह से बीमारियां बढ़ रही, बीमारियां बढ़ने से कोरोना आया, कोरोना आने की वजह से फिजिकल क्लासेस डेड हो गई, आपके स्टूडेंट्स खत्म हो गए। ठीक है जी, इन्होंने कहा कोरोना आया, कोरोना की वजह से मसले मसाइल आए, कॉलेजेस बंद होने पड़े, लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने कहा बच्चे खत्म हो गए। ये इन्होंने रिस्क बताया, मैं अपॉर्चुनिटी कहूंगा, बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। बढ़ गए और मैं हर 3 महीने बाद इस्लामाबाद जाके क्लासेस करता था, क्रैश कोर्स वगैरह कराता था, अब वहां जाने की जरूरत ही नहीं होती। अब यहाँ बैठे बैठे इस्लामाबाद के सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल को अपॉर्चुनिटीज मिली, ई व्हीकल्स की तरफ जो जा रहे हैं तो मुख्तलिफ जगह अपॉर्चुनिटीज भी हैं और फिर मुख्तलिफ के लिए इसमें खतरे भी हैं। अब अगेन आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अब ये ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बात आ गई, क्लाइमेट रिलेटेड। सर जब बारिश होती है तो अम्ब्रेला जिनका अम्ब्रेला का काम होती है। जब बारिश ज्यादा हो, अगर अचानक से इस तरह का वो टेम्परेचर का मामला बन जाए कि पता लगे कि जी अब 3 हफ्ते तक अंधाधुंध बारिश होंगी, बीच में कई दफा ऐसा जून जुलाई आता है कि जिसमें इतनी आतंक मच जाती है कि वो लाहौर में पानी खड़ा हो जाता है, हीट वगैरह, उसकी वजह से एसी सेलर वगैरह के काम बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट की वजह से बारिश होती है तो ऊपर पे पीक फैक्टर लग जाता है, ऊपर नहीं हो जाती है। जब मौसम अजीब सा होता है तो ये उबर और इस तरह की जगह पे पीक फैक्टर और वहां वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। क्लाइमेट रिलेटेड जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उससे सर जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, सर डॉक्टर्स जो आपको बहुत फायदा हो रहा है हॉस्पिटल से। मुख्तलिफ जो क्लाइमेट रिलेटेड इशूज हैं उसकी वजह से दमे के मसले, बीमारियां और इस तरह से तो हॉस्पिटल्स वगैरह को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि आपने फिर वो बताना है जो बताने के काबिल हो, यानी कि जब आप दुनिया को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे होंगे तो नेगेटिव बात नहीं, आपने उसको जरा अच्छा शुगर कोट करके प्यारा सा रैपर चढ़ा के बात बतानी है। सर जब गर्मी बहुत पीक पे होती है तो नॉर्दर्न एरियाज में लोग भी करने वाली अपॉर्चुनिटी है। अगर हीट वेव बहुत ज्यादा है या कुछ और इस तरह से करके तो जो टूरिज्म वाली कंपनीज हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लाइट्स क्लाइमेट की वजह से कभी थंडरस्टॉर्म वगैरह फ्लाइट्स डिले हुई, कभी बंद हो गया, पर लोगों का टाइम जाने हो। ऐसे ही है, अचानक से थंडरस्टॉर्म वगैरह की वजह से फ्लाइट डिले हुई, कैंसिल हुई, लोगों ने गालियां भी दी कंपनी को, पैसे भी रिफंड करवाने पड़ गए और कंपनी ने इतने जबरदस्त पैसे लिए भी होते हैं कई दफा कि जैसे जैसे वो तारीख करीब आ रही होती है और कुछ की डेट्स होती हैं, जैसे एग्जैक्टली मैं जिस वक्त बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर के आसपास, तो वो उस वक्त जब मैं जा रहा था तो बिल्कुल 25 दिसंबर से थोड़ा सा आगे वाला टाइम था, वो ऐसा पीक टाइम था जिसमें पूरे पाकिस्तान में शादियां भी हो रही थी, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां भी हुई थी, तो बड़ी दुनिया जा रही होती थी। मेरा डिसीजन जाना नहीं जाना बड़ा लेट से लिया और जब लिया तो उस टाइम पे 70,000 की फ्लाइट हुई थी रिटर्न लाहौर से कराची, 70,000, जो कि कुछ अर्से पहले जब देखी थी तो वो 40,000 की थी रिटर्न फ्लाइट। हम तो पाकिस्तान में दुबई बना लेते हैं, 74,000 में मैं दुबई से आया था, मैं तड़प गया, मैंने कहा 74,000 दुबई का है रिटर्न और कराची का 70,000। तो अगेन चीजें क्लाइमेट उसकी वजह से लोग फिर फिजिकल ट्रैवल नहीं कर रहे थे, जहाज को पसंद कर रहे थे। अब जब ये वापस करेंगे तो वापस भी उसी महंगे रेट पे करनी पड़ेगी और दोबारा लोग 70 की तो नहीं लेंगे, उस वक्त वो वाला टाइम ही नहीं होगा, वो हैपनिंग ही नहीं होगी। अब तो फिर 30, 40, 45,000 से कहानी शुरू होगी। और मैन्युफैक्चरिंग रिस्क सर बहुत बड़ा है इंक्रीज की। सर अगर मैं बात करूं स्टार्टअप की, सर उनकी बिजनेस वैल्यूएशन पाकिस्तान के कॉफी कर दो तो 3-4 गुना ज्यादा है, ठीक। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि कॉफी बीन्स पे डिपेंड कर रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है कॉफी। इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज होने से कॉफी बीन्स जिस क्वालिटी की मिल रही थी, जिस सप्लाई में मिल रही थी, वो कम होना शुरू हो गई और स्टारबक्स अगर बहुत ज्यादा ह्यूज डिपेंडेंट उसके ऊपर है और उसकी वजह से जो है वो मसले होते हैं। और फिर अगेन अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां सुकड़ के बहुत ही छोटी सी रह जाए, अब गर्मियों में कॉफी कैसे पिएंगे लोग? पीने वाले तो खैर मतलब दोपहर 3 बजे जून 30 को भी चाय पी ही लेते हैं, लेकिन मुफ्त की होती है, अपने पैसों से तो कोई इतना अपने आप को नुकसान नहीं देता। तो वो कॉफी बीन्स आप देखें ना, वो उसका ताल्लुक है उस क्लाइमेट से। मेजॉरिटी इंपोर्ट सी के थ्रू हो रही होती है, तो साइक्लोन और इस तरह की चीजों ने बहुत सारे कार्गो डिले कर देने हैं, बहुत सारे और मसलों मसाइल हो जाने हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी वो तो बहुत ही खतरे में है, वो तो पूरे के पूरे कार्गो को इंश्योर करके बैठे हुए होते हैं। तो अगर अचानक से पता लगेगा कि 500 कंटेनर पानी में चला गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी पानी में चली जाएगी। ठीक है, ये और बात है कि उन्होंने इंश्योरेंस ली हुई होगी किसी बड़े उससे और फिर वो रेट्रोसेशन वगैरह वो एक अलग चक्कर है। तो दिमाग तो आपका चलना शुरू हो गया है, काश स्टैंडर्ड भी उतना मजेदार होता। सारी बातें आपको समझ आ गई हैं, तो फीकी बातें देख लेते हैं। अब ये जो सारे रिस्क और अपॉर्चुनिटीज इस तरह की हैं, उसमें सबसे पहले आपने गवर्नेंस के बारे में क्या बताना है? आपने बताना है कि हमारी एक गवर्नेंस बॉडी टॉप में है जिसमें उस लेवल की बोर्ड की कमेटी है जो हर वक्त क्लाइमेट रिलेटेड बातों को, अब वो नहीं कहना सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बातें, हर वक्त क्लाइमेट रिलेटेड बातों को देखते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, कैसे देखते हैं कि उन लोगों के पास स्किल्स और कंपिटेंस है, कैसे उस बॉडी को बताया जाता है कि ये वाले मसले हैं, कैसे ये 100% तकरीबन वैसा ही कॉपी पेस्ट है जो आपने पढ़ा था वहां था सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड और यहाँ क्लाइमेट रिलेटेड। फिर मैनेजमेंट का क्या रोल है गवर्नेंस के प्रोसेस में, और ये तकरीबन रेप्लिका है उसी गवर्नेंस का जो हमने पढ़ा था। सवाल ये कि क्या याद करना है, अब अगेन ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा याद किया जाए, आप मतलब इसके छोटे-छोटे से कुछ की पॉइंट्स बना सकते हैं। और अब तो आपके पास एक छोटा सा वो भी मौजूद है टूल जीपीटी, सॉफ्ट में आपसे शेयर हुआ है, आप उठा के उसको दें और उसको कहें भाई ये बहुत ही मुश्किल से इंग्लिश लिखी हुई है, मुझे कुछ 6-7 की पॉइंट्स बना दो, तो आपको छोटे-छोटे वर्ड्स बता देगी कि हाँ भाई गवर्निंग बॉडी क्या है, हाउ रिस्पांसिबिलिटीज आर असाइन्ड, हाउ स्किल्स एंड कंपिटेंस आर डिस्कस, हाउ दिस इज रिपोर्टेड, हाउ दिस इज दिस, आपको टू द पॉइंट बना देंगे। मैं तो टीचर, मेरी मजबूरी है कि मैंने आपको एक दफा कम से कम एक दफा तो पूरा दिखाना है, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नेंस के बाद बाकी बातें बड़ी हवाई की थी और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्लाइमेट रिलेटेड की बात कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड में जब आईएफआरएस की हैं ही गिनती के 2 स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस में, तो कम से कम इस वाले पे तो हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर रहे हैं। वो डिटेल भी यही है, 5.5 सफ़े। तो अगेन चाहें तो क्रैम कर लें, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम फिलहाल तक तो नहीं है, लेकिन जितनी तादाद में वो स्टैंडर्ड डालने के बारे में ऐसा सोच रहे होंगे वो उसको ओपन बुक एग्जाम बना देंगे। फिलहाल ये ओपन बुक एग्जाम नहीं है आज की डेट में, कल का पता नहीं।
उससे क्या ऑलरेडी समरी है जी, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड के जितने भी कोर पैराग्राफ्स हैं उनको तरतीब में लेके उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा कंडेंस करके थोड़ा सा मीनिंगफुल अरेंजमेंट देते हुए कुछ जगह थोड़ी सी एग्जांपल्स अपनी ऐड करके और कुछ रेपिटेटिव जुमले प्लस माइनस किए हैं। यानी आपके सामने इसका जो स्टैंडर्ड का जो कोर कंटेंट है वो तकरीबन 95% मौजूद है इसमें। इसके बाद फिर अपेंडिक्सेस होते हैं, डिफरेंट डेफिनेशन, अभी जैसे फिजिकल रिस्क की डेफिनेशन होगी, क्लाइमेट की डेफिनेशन होगी, फिर गवर्निंग बॉडी की डेफिनेशन, एमिशन की डेफिनेशन, स्कोप 1 की, स्कोप 2, तो वो तरह की लंबी चौड़ी बातें, लेकिन जिसमें जो क्रक्स है वो यहाँ सामने है। जी वैसे क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब क्या हम लोगों से गवर्नेंस में डेफिनेशन पूछेंगे आप सिनेरियो थिंक अब अगेन एक्सपेक्टेशन क्या है, हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेशन नॉलेज बेस्ड एंड हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेशन लॉजिक बेस्ड है। ये जो मैंने मॉडल पेपर शेयर किया है उसमें कुछ जगह पे वो आपसे कहते हैं कि बताओ क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और कुछ जगह वो आपको एक सिचुएशन देके भाई ये किस तरह की कंपनी है। फॉर एग्जांपल अगर आईकैप एक मुनासिब सवाल बनाना चाहे तो वो आपको कहे कि कंपनी है नॉर्थ कोरिया में होती है, वो फलाना तरह का काम करती है, उनके इस तरह के ऑपरेशंस हैं, पिछले दिनों दुनिया में आने वाले उस तरह के तूफान, उस तरह के तूफानी मसले और उससे उनको यही प्रॉब्लम हुई है, उनकी सप्लाई चेन में इस तरह से मसले आ रहे हैं और सारी चीजें हैं। अब आप बताएं कि आप IFRS S2 के मुताबिक स्ट्रेटेजी के पोर्शन पे डिस्क्लोजर्स किस तरह से देंगे। तो अगेन शायद वो रट्टा काम नहीं आएगा। हाँ, वो की पॉइंट्स, यानी कि ये समझना जरूरी है कि गवर्नेंस के पोर्शन में क्या बताना होता है। अगर आप याद करें तो S1 में हमने क्या समझा था, हमें बताना होगा कि क्या गवर्नेंस में टॉप में कोई गवर्निंग बॉडी है, क्या हमारा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फलाना तरह की कमेटी होती है। जी हम कहते हैं ये रिस्क कमेटी है, ये हमारे रिस्कों को देखती है, इसमें जी हमारे 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन लोगों के नीचे फलाना 3 ऑफिसर्स हैं जिनको रिपोर्ट करते हैं। इन 3 ऑफिसर्स के जिम्मे इस तरह से है, फिर नीचे एक मैनेजमेंट की लेयर है वो इस तरह से कर रही होती है, जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस कमेटी तक आते हैं, ये कमेटी वाले बोर्ड के सामने रखते हैं और बोर्ड उसके ऊपर पॉलिसी बनाता है। यानी आप अपने स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं कि घबराओ मत, वी हैव अ गुड गवर्नेंस, हम बड़े बैठे हुए हैं, अच्छा सोच रहे हैं, जब भी मसला आएगा टेंशन मत करो, हम उसके बारे में अच्छा काम कर लेंगे, और साथ में कुछ मसले हैं उनको साथ बता भी रहे हैं और फिर बताएंगे कि हमें उन्होंने इम्पैक्ट कैसे किया और हमने उनके साथ क्या किया। तो गवर्नेंस में ये नहीं बताएंगे कि हमने उनके साथ क्या किया, गवर्नेंस में क्या बताएंगे, हमारा निजाम क्या है, हम किस तरह से भाई लाहौर के एनवायरनमेंट के जो मसले हैं तो गवर्नमेंट हमें बताएगी कि हमारी गवर्नेंस ये है कि गवर्नमेंट की कमेटी है, कमेटी के अंदर इस तरह से है, फिर 2 अथॉरिटियां बनी हुई हैं और अथॉरिटियों के अंदर कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनका मकसद है चीजों को बेहतर करना, तो ये गवर्नेंस एक्सप्लेन हो जाएगी। तो गवर्नेंस इज ऑल अबाउट कि एक इदारे के अंदर जो टॉप गवर्निंग बॉडी हो, जो दुनिया की मैनेजमेंट है, वो चीजों को किस तरह से लेके चल रहा है। मैंने गवर्नेंस पे उस टाइम पे ज्यादा डिस्कशन की थी, इस वक्त टाइम बचाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दोबारा से लगेगा। तो गवर्नेंस इज ऑल अबाउट कौन कौन, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे वो कर रहा हूँ तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो डिस्क्लोजर में बताऊंगा कि जी हम लोग SBI के अंदर हमने 3 टीचर्स की कमेटी बनाई हुई है, हम मंथली एक दफा मिलते हैं और मिलकर एक दफा समझते हैं कि कौन कौन से नए आने वाले रिस्क हैं, उसके बारे में गौर फिक्र करते हैं, मैनेजमेंट के कुछ लोगों को साथ मिलाते हैं और जो हमें खतरे लग रहे होते हैं उसके लिए हम 2 बंदों को साइन कर देते हैं, और जिनको हमने साइन किया होता है उनकी ये 3-4 तरह की जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने यूजर्स को बताएं कि एट SBI हमारा ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमेशा हर इदारे में हम क्या कहते हैं, सिंध में मसला क्या है गवर्नेंस का, कवानीन तो पंजाब में भी उसी तरह से, KPK में भी उसी तरह से, बट सिंध में कहते हैं गवर्नेंस का मसला है, जो ऊपर से जो टॉप के लोग बैठे हुए हैं वो उसको उस तरह से कैप्चर नहीं कर रहे प्रॉब्लम को, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन लॉ की उस तरह से नहीं है, चीजें सही से हैंडल नहीं हो रही। तो एक कंपनी है क्या उसने एवं मजाक में किसी को कहती है कि हम तुम सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर हो, या बाकी वो सीरियस भी हैं, कहा हमने मजाक में ही होगा किसी को, लेकिन फाइनेंशियल में क्या बताएंगे, ठीक है। मैं किसी दिन जो है अली शाहिद साहब को कहूँ, अली शाहिद साहब आप सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर हैं, आप जो है ना कहेंगे हैं सर मैंने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, हम आपका नाम लिख देंगे और हम लिख देंगे हमारे एक इदारे में एक ऐसा बंदा है जो कि इतना क्वालिफाइड है, उसने ये सर्टिफिकेशन की हुई है, उसने ICAP की रीसेंट ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है सस्टेनेबिलिटी की, और वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज पे गहरी नजर रखता है। अब अली शाहिद भाई कभी कुछ करें या ना करें, इन्होंने इस रोल को समझा या नहीं समझा, लेकिन दुनिया को हमने ये तो बता दिया, फिर क्या होगा, जो एथिकल लोग हैं वो कहेंगे नहीं भाई ये डिस्क्लोजर तब दो जब तुम बाकी ऐसा कर भी रहे हो, कहाँ है ये अली शाहिद साहब, हमारी मुलाकात कराई जाए, उनसे आगे पूछें जी स्कोप 2 क्या होता है, वो कहेंगे स्कोप 1 से बड़ा होता है, स्कोप 3 से छोटा होता है, तो समझ आ जाएगी कि ये मजाक है। तो बात समझ रहे हैं, जो लिखना है सच भी लिखना है, S1 ने कहा था सच्ची बात करनी है, मेजरेबल बात करनी है, रिलायबल बात करनी है, कंपेरेबल बात करनी है। तो मैं वो बातें रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे वाली बातें दोबारा से रिपीट करनी पड़ रही हैं, क्योंकि S1 और S2 के दरमियान गैप आ गया। वो गैप इसलिए आया था कि यहाँ स्कोप इमिशंस का जिक्र होना था। तो गवर्नेंस समझ आ रही है, 4 में से एक फैक्टर क्या था, गवर्नेंस के बारे में बताएं कि हाँ भाई क्या गवर्नेंस है। फिर अगला क्या होता था, गवर्नेंस समझ आ रहा है, यानी कि अब आपने जब भी कोई क्लाइमेट रिलेटेड आपके मसले हैं, आपने हमेशा ही बताना है कि इस तरह के क्लाइमेट रिलेटेड मसलों को हमारे बोर्ड में हमने इस तरह की कमेटी बनाई हुई है, इस तरह के 2-3 लोग हैं जो उसको डील करते हैं, और नीचे फलाना फलाना सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर है जिनके जिम्मे ये काम है कि वो इस तरह से करेंगे। स्ट्रक्चर बताना है लोगों को, एक दफा फीलर देना है कि भाई हम एवं नहीं बैठे हुए कि बस हमें पता ही ना हो कि क्या चल रहा है, वी डू केयर, और हम लोगों ने इसके बारे में सोचा है और हम लोग इस पे काम करते हैं। उसका वैसे यही मेरा कि पहले वाली पोजीशन को दूसरे से कंपेयर कर नहीं पाया, पहली पोजीशन को दूसरे से कंपेयर करके वही बात है, वो फिर आगे स्ट्रेटेजी में करेंगे ना। पहली बात ये कि फॉर एग्जांपल गोरे आए आपकी फर्म में, आपके पार्टनर के पास, हाँ भाई वो HR के मसले, मैं सर क्या बात करते हैं, वो अशरफ साहब हैं, मियां अशरफ बड़े जबरदस्त आदमी है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको खासतौर पे ये चीज असाइंड है कि ट्रेनीज के जो भी मसलों मसाइल है वो उन्हें पता होने चाहिए, ट्रेनीज जाके उनसे मिल भी सकते हैं, अपने प्रॉब्लम भी वो कर सकते हैं, और हमने एक ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि हमारे इदारे के ट्रेनीज को तो टेंशन ही कोई नहीं है कि उनके मसले कैसे हल होंगे। जब गवर्नेंस बता देंगे तो पूरा मुतमईन हो जाएगा कि यार ये एवं नहीं बैठे हुए कि बस काम करा रहे हैं तो करा रहे हैं, इन्होंने अपने एक सीनियर लेवल के पार्टनर को एलोकेट किया हुआ है फॉर ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज। असल में भी ऐसा करना है और दिखाना भी है, लेकिन फिलहाल दिखाया ज्यादा जाएगा, असल में थोड़ा सा कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता असल वाला भी बेहतर हो जाएगा। तो गवर्नेंस में क्या समझ आया कि हमने बताना है कि हमारी ओवरऑल
इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल हमारी सोच क्या है कि हम इस तरह के इश्यूज के लिए तैयार बैठे हैं, कि हमारी टॉप गवर्नेंस और मिडिल लाइन मैनेजमेंट को पता है कि क्या करना है, इश्यूज कहां आएंगे, कौन रिपोर्ट करेगा, किसके पास जाएंगे, वो उस पर कैसे एक्शन लेंगे। तो आर वी रेडी एज रिगार्ड गवर्नेंस इज कंसर्न। देखिए ना, डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी इतने सारे हैं, वो अपने और सारे कामों में इकट्ठे होते रहते हैं और कभी बैठ के सस्टेनेबिलिटी को सोचते ही नहीं। तो इसका मतलब आपकी गवर्नेंस फारिग हो गई है। जब किसी ने बैठ के सोचना ही नहीं सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो अचानक से कुछ तरह के रिस्क आ गए तो क्या होगा? ऐसे ही है। देखिए, एक प्रॉब्लम समझें, आप घर बैठे हैं, आप शेयर होल्डर्स हैं, आपकी कंपनी है, आपने बिठाया हुआ कुछ लोगों को जिम्मेदार बना के, और जो बैठे हुए हैं शायद उनका स्टेक भी नहीं है शेयर्स की फॉर्म में, शायद थोड़े से शेयर्स हो उनके और उनको अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती है, तो उनका वही स्टेक होगा कि उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, और हो सकता है उनको दूसरी कंपनियों से भी ऑफर हो। तो जिन लोगों को ऑलरेडी अपने काम के पैसे मिल रहे हैं और वो जितनी जिम्मेदारियां उनके पास है वो कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी क्यों लेंगे? वो उतनी ही जिम्मेदारी लेंगे जितना लिस्ट में होगा, वो उतने ही इश्यूज पे मीटिंग करेंगे जो कि कागज पे लिखा होगा कि आपने हर महीने एक मीटिंग इन 5 इश्यूज पे करनी है। जब 5 इश्यूज में सस्टेनेबिलिटी लिखा होगा तो महीने में एक दफा इकट्ठे होकर एक दूसरे से पूछेंगे तो सही यार ये है क्या? तुम्हें पता होगा क्या? मैं ChatGPT पे पूछा था, बड़ी मजे की बातें पता लगी। कम से कम एक दिन बैठेंगे, सोचेंगे, एक दूसरे के दिमाग में डालेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, तो एक अवेयरनेस आएगी टॉप लेवल की गवर्नेंस में कि नहीं भाई, सस्टेनेबिलिटी को हल्का नहीं लेना, ये मसले हैं और हमें इसके ऊपर काम करना होगा। लेकिन अगर उन बड़ों ने ना सोचा और शेयर होल्डर घर बैठे सो रहे हैं तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान किसको बेयर करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स वांट टू नो व्हाट माय गवर्नेंस इज डूइंग, मेरी कंपनी के बड़े क्या कर रहे हैं। सो तो नहीं रहे, क्या उनका कोई फ्रेमवर्क है, क्या उनका कोई प्लान है चीजों को एड्रेस करने का? तो क्या हमें गवर्नेंस समझ आ रही है? अब अगेन हो सकता है कोई आप में से कहे कि सर ने बात तो कर दी, मजेदार थी, मैं रट्टा लगा लूंगा, तो मैं किसी को रोक तो सकता नहीं, लेकिन फिर भी रट्टा लगाते हुए कोशिश कीजिएगा इसके थोड़े से कीवर्ड्स छोटे छोटे से करके उनको ध्यान में रख लीजिएगा। पूरे के पूरे जुमले याद करने की जरूरत नहीं है, थीम समझना है। तो थीम में ऊपर एक गवर्नेंस बॉडी का जिक्र हो रहा है और नीचे मैनेजमेंट के रोल का जिक्र हो रहा है। गवर्नेंस बॉडी में आपको कोई बोर्ड हो सकता है, पूरी कमेटी हो सकती है, कोई उस तरह की इक्विवेलेंट बॉडी हो सकती है, कुछ ऑफिसर्स हो सकते हैं उस तरह से। फिर रिस्पांसिबिलिटी कैसे दिखाई गई है, कैसे ये तय करेंगे कि हम लोग कंपिटेंट है ये काम करने के लिए, चीजें इन्फॉर्म कैसे होती हैं, ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं, ये इस तरह की चीजें। डन? क्या गवर्नेंस हमें समझ आ रही है? पहला पिलर। स्ट्रेटेजी की तरफ आते हैं, और स्ट्रेटेजी पे काफी सारी बातें हैं, ठीक है। वैसे तो मैट्रिसेस तब हमने स्कोप 1 2 3 पढ़ा हुआ है, तो मैट्रिस की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेटेजी भी हमने पहले भी बात की हुई थी, हम पलट किस में आएंगे क्योंकि इधर फिर लंबी चौड़ी, फिर वही इधर की बातें ज्यादा है। थोड़ा मैट्रिसेस पे चलें। वैसे रिस्क मैनेजमेंट भी छोटा है, रिस्क मैनेजमेंट और मैट्रिसेस पे चलते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास टाइम बचता है या नहीं बचता। रिस्क मैनेजमेंट वो वक्त आ गया जब मैं इसको गाइड करके आपसे पूछूं, इसमें क्या बताते थे? रिस्क बताएंगे, तो वहां क्या बताएंगे स्ट्रेटेजी में अगर यहाँ रिस्क बताना है? हाँ जी, आप लोग 4 दिन बाद रीसेट हो जाते हैं, मुझे पता लग गया। जालमो S1 किसी को भी याद नहीं आ रहा। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क का पता कैसे लगता है, हम रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं, उसके अगेंस्ट प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं और उसके ऊपर एक्शंस वगैरह किस तरह से लेते हैं। तो यानी कि आपकी जो डीप डाउन जो नीचे लेवल पे ये है कि भाई रिस्क का हमें पता कैसे लगता है, उसके ऊपर काम कैसे शुरू होता है। स्ट्रेटेजी तो लॉन्गर गेम है, बड़ी अप्रोच है। तो रिस्क मैनेजमेंट में वही एंटिटी डिस्क्लोज करे कि उनकी क्या प्रोसेसेस और रिलेटेड पॉलिसीज हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और मॉनिटर करते हैं क्या चीजें, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। कहानी वही है, वो क्या इनपुट और पैरामीटर्स हैं जो एंटिटी यूज करती है, क्या सोर्सेज हैं, कैसे उन्हें पता लगता है कि ये नया खतरा आ रहा है, हमारा क्या निजाम है, मतलब एक नए खतरे को आके हम कैसे भांपते हैं। तो बंदा अचानक से आता हुआ दौड़ता दौड़ता आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दरवाजा खोल के और कहता है सर जी आग लगने वाली है, और उसे आग का कैसे पता लगा? क्या वो दूरबीन लेके खड़ा हुआ होता है हर वक्त आग को आते हुए देखे? तो कोई तो तरीका होगा ना जहां से पता लगता होगा कि यहाँ रिस्क आ रहा है। मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, आग लगने की बात नहीं कर रहा। आग लग सकती है, ये खतरा है ना, इसको पहचानते कैसे होंगे? एंटिटी के कंट्रोल्स फॉर मेजरमेंट या असेसमेंट क्या है? तो फिर यहाँ बताएं कि भाई हमारा एक बड़ा मजेदार सा निजाम है। हमने देखा है कि चूंकि हम साहिली इलाके पे हैं तो हम साथ साथ वेदर के फोरकास्ट देखते रहते हैं। हम देखते रहते हैं इस वक्त हमारे जोन में कब कब कौन कौन से तूफान आने का खदशा है, हम साथ साथ उस तरह असेस करते हैं। और जब हमें ऐसी कोई खबर मिलती है तो फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या ग्रेविटी, और फिर देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, और फिर हम उसके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली आप बता रहे हैं कि हम आते हुए रिस्क को पकड़ते कैसे हैं और उसको कैसे देखते हैं कि ये बड़ा रिस्क है, ये छोटा रिस्क है, मैं पहले इस पे काम करूंगा, उस पे। जैसे भी थोड़ी देर मैंने कहा, एक चीज अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी, और एक चीज अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है पहला काम उस पे होगा, बट नहीं छोड़ेंगे उसको भी जो इंपॉर्टेंट है और आज अर्जेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर परसों पेपर हो तो अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है, अगर 4 महीने बाद पेपर हो तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन चूंकि वो अर्जेंट नहीं है तो होगा ये कि जो सीजन नया आया होगा वो अर्जेंट होगा, वो देखना पड़ जाएगा। और अगर हर दिन इसी तरह की कोई अर्जेंसी हुई तो वो जो इंपॉर्टेंट वाला था वो अर्जेंट भी बन जाएगा, तब हाथ से गेम निकल चुकी होगी। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते, हमने उसको मैनेज करना होता है, हमने उसको आज से प्लान करना होता है कि अच्छा भाई 4 महीने बाद की चीज है, अच्छा मैं इस वीकेंड पे बैठ के एक दफा प्लान बनाऊंगा कि मैं कौन कौन से दिन पढ़ूंगा, अगले हफ्ते में मैं कम से कम 2 चैप्टर फलाना वाले सब्जेक्ट के खत्म कर रहा हूंगा। तो वो जो उस वक्त आके मुश्किल पड़नी है, आप अभी से ही उसको थोड़ा थोड़ा सा प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये बता रहे हैं कि आपके इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं ताकि हम देखें कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क वगैरह किस तरह से आएंगे। कई दफा क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में ना बताता हूं एंटिटी के, और मैं आपसे कहता कि एक एंटिटी है जहां पे वो लोगों को कहते हैं कि लाइट शाइट यहाँ पे जला के और फिर मशीन पे काम करने जाया करो, मैं 10 दफा भी बताता आपको भूल गया होना था, लेकिन जब मैंने बताया कि एक बंदे का हाथ कट गया था,
अब आपको थ्रू आउट याद होगा कि यस सिक्योरिटी ऑफिसर बड़ी जरूरी चीज होता है। मैंने एक सिचुएशन दी और उस सिचुएशन से रिस्क की ग्रेविटी आपको बताई। तो फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अपना पढ़ाने का तरीका नहीं बदल रहूंगा तो मुझे मेरे टीम मेंबर आके कहेंगे सर नोकिया के साथ पता है क्या हुआ था, डराएंगे मुझे। सिनेरियो एनालिसिस की इस तरह की सिचुएशन में जो लोग इस तरह से नहीं बदलते उनके साथ फिर जमाना ऐसे कर देता है, तो इसका मतलब है देयर इज अ डिजायर फॉर चेंज। तो अब यहाँ पे अब सिनेरियो को हम स्ट्रेटेजी के अंदर भी समझेंगे और यहाँ पे भी समझेंगे। तो एक रिस्क की असेसमेंट कैसे हो रही है, रिस्क को whether and how the entity use climate related scenario analysis to inform its identification of climate related risk। डिफरेंट सिनेरियो को आइडेंटिफाई करके वो किस तरह से करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या, इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या, अगर तूफान आने में इतना वक्त हो तो तुमने क्या काम करना है, अगर तूफान आने में इतना वक्त हो तो तुमने क्या काम करना है। एंटिटी कैसे असेस करती है किस नेचर का रिस्क है, लाइक्लीहुड, परसेंटेज ऑफ हैपनिंग कितनी है और मैग्नीट्यूड, क्वांटम कितना है। याद है हमने कहा था कोविड की प्रोबेबिलिटी कम थी लेकिन आतंक ज्यादा मचाता था, तो इसलिए वो खतरनाक हो गया था। तो हम किस तरह से असेस करेंगे कि किस तरह का है, उसका क्या परसेंटेज ऑफ हैपनिंग है और उससे क्या नुकसान होगा, किस तरह से हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किस तरह से हमने अपने प्रोसेस को चेंज किया है पिछले से कि अब हम किस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं रिस्क को टाइम से पकड़ने के लिए। फिर प्रोसेस जो एंटिटी यूज कर रही है आइडेंटिफाई से प्रायोरिटाइज करने के लिए इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर एंड हाउ द एंटिटी यूज क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एनालिसिस टू इन्फॉर्म इट्स आइडेंटिफिकेशन। अब अगेन उस चीज के बारे में आप मजीद बता रहे हैं कि हम वो प्रोसेस जो यूज कर रहे हैं वो क्या है और चीजें किस तरह से चल रही हैं। थोड़ी सी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट है लेकिन अल्टीमेटली आप अपने शेयर होल्डर्स को, प्राइमरी यूजर्स को बता रहे हैं हमारा एक बड़ा अच्छा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। फिर हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट का बड़ा मजे का निजाम बनाया हुआ है। हमारी कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो हर वक्त नए आने वाले जिस तरह के चैलेंजेस उनको मेजर करते हैं, उसको रैंक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनमें से जो ज्यादा बड़े वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हम उनको पहले एड्रेस करते हैं, बाकियों को बाद में एड्रेस करते हैं। तो अपने शेयर होल्डर्स को आप ये बता रहे हैं कि हमारे रिस्क वाले सो नहीं रहे, वो कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से आते हुए रिस्क को समझ के और उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छी सजेशन देने की पोजीशन में। रिस्क मैनेजमेंट समझ आ रहा है, यकीन माने तकरीबन सारी वही बातें हैं जो वहां पे भी पड़ी थी। गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट तकरीबन रेप्लिका है S1 का। स्ट्रेटेजी में चूंकि हम क्लाइमेट रिलेटेड बात करेंगे तो वहां डिफरेंट बात होगी और दूसरी डिफरेंट बात होगी हमारी मैट्रिसेस एंड टारगेट। ये क्या बला थी मैट्रिसेस एंड टारगेट? मैट्रिसेस वो जो मुख्तलिफ मेजरमेंट टूल्स हैं, मेजरमेंट के जो बेंचमार्क्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, जो परसेंटेजेस हैं, जो हम वो टेस्ला ने नहीं कहा था कि इतने माइल चली, इतने परसेंट हमने बेहतरी की, इतना उस तरह से कर लिया। और टारगेट्स कहाँ कहाँ तक हमने जाना है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है। एंटिटी क्या करे, तीन तरह की चीजें डिस्क्लोज करे। इंफॉर्मेशन जो कि रेलेवेंट है क्रॉस इंडस्ट्री मैट्रिक कैटेगरीज और फिर इंडस्ट्री बेस्ड मैट्रिसेस जो एसोसिएट हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल, एक्टिविटीज और अदर कॉमन फीचर के साथ। हम अपनी पूरी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बताना है कि जी हमारे यहाँ क्या रिस्क है तो मैं कहूंगा जी एजुकेशन सेक्टर को 40% ये रिस्क है कि लोग शिफ्ट हो जाएंगे ऑनलाइन की तरफ। एजुकेशन सेक्टर को, ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर क्रॉस इंडस्ट्री। अब हम अपनी तरफ आते हैं, हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वालों को 95% रिस्क है कि लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा यूजर लैपटॉप वाला यूजर है, हमारा यूजर हाई स्पीड इंटरनेट वाला यूजर है, हमारा यूजर अपनी जेब से पैसे खर्चता है। एजुकेशन वाले तो अक्सर बच्चे वालिदैन के कहने पे चल रहे हैं, वो उन्हें भगा के स्कूल भेजेंगे। हमारा यूजर अपने इरादे से चल के कॉलेज तक आता है, ऐसा इरादा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। तो उसी एजुकेशन सेक्टर में अगर किसी एफएससी के कॉलेज के बंद होने के चांस 40% है तो सीए के कॉलेज के बंद होने के चांस 95% है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिस्क है वो ज्यादा है उसी इंडस्ट्री में रहते हुए। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू क्रॉस इंडस्ट्री मैट्रिक्स कैटेगरीज और इंडस्ट्री बेस्ड मैट्रिसेस दैट आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन तो है लेकिन हम ट्यूशन दे रहे हैं, और कोई कॉलेज बना के बैठा हुआ है जो कि एनरोल करके दाखिला भेज रहा है बोर्ड के दफ्तर में, तो कोई यूनिवर्सिटी है जिसके अगर पैसे बच्चे नहीं देंगे तो वो डिग्री तक इशू नहीं करेगी। तो उसी एजुकेशन में यूनिवर्सिटी का अलग रिस्क है, एफएससी के कॉलेज का अलग रिस्क है और सीए का अलग रिस्क है। तो होगा ये कि आप डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी ये 3-4 कैटेगरीज हैं, ओवरऑल हमारा ओवरऑल बड़े लेवल पे इंडस्ट्री में ये रिस्क है या ये हमारी मेजरमेंट के टूल्स हैं, इंडस्ट्री बेस्ड स्पेसिफिक हमारे सेक्टर के ये हैं और दीज आर द टारगेट्स जो कि हमने सेट किए हैं। अब ये तो जनरल बात हो गई, इन दो के अंदर घुसते हैं कि हमारे इंडस्ट्री बेस्ड मैट्रिसेस से क्या मुराद है। हम डिस्क्लोज कर देंगे इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू क्रॉस इंडस्ट्री मैट्रिक कैटेगरीज। ओवरऑल हम अपना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देंगे ग्रीन हाउस गैस, जिसके चक्कर में हमें पूरा लेक्चर ग्रीन हाउस गैस के ऊपर लगाना पड़ा। एंटिटी डिस्क्लोज करेगी हमारी एब्सोल्यूट ग्रॉस जीएचजी इमिशन। ये ग्रॉस से क्या मुराद होगा यहाँ? स्कोप 1 थोड़ा और सोचें। फर्स्ट करें स्कोप 1 2 3 को मिला के मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होना चाहिए? ग्रॉस वो है जो हमने इमिट किया है, लेकिन हम कुछ बचा भी तो रहे थे। तो नेट तब होगा जब वो जो बाहर जाने वाला बचाने वाला हम उसको वो करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, डिस्क्लोज करो एब्सोल्यूट ग्रॉस। अब इस टाइम पे फनकारी मत करो, नहीं हमने इतना बचा लिया इतना से कर लिया। डिस्क्लोज करो अपना एब्सोल्यूट ग्रॉस जीएसजी इमिशंस जनरेटेड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। वो जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, साइकिल है, जो आपका ईयर है, उस दौरान आपकी कितनी एब्सोल्यूट ग्रॉस जीएसजी इमिशंस वो हुई एक्सप्रेस एट मेट्रिक टन्स ऑफ CO2। CO2 के मेट्रिक टन, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने यूज करना है और उसको क्लासिफाई कर देना आपने स्कोप 1 में, स्कोप 2 में और स्कोप 3 में। अभी बात थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई कि अब आप क्या करें, आप सबसे पहले बता दें कि जी हमारा एब्सोल्यूट ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो स्कोप 1 2 3 में इस तरह से है। मेजर करें अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन अकॉर्डेंस विद GHG प्रोटोकॉल। जिस बॉडी का भी आपको ज्यादा नहीं पता, इसके अपने मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं।
एमिशन 1 को कैसे मेजर करना है, 2 को जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले बताया था, एमिशन 3 जो है स्कोप 3 उसकी 15 कैटेगरीज है, उसमें 15वीं कैटेगरी जो इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने अपना वो क्राइटेरिया दिया है, तो आपने इन अकॉर्डेंस विद जीएसजी प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 2004 इसकी मदद से आपने मेजर कर लेनी है अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अनलेस कि आपके किसी लोकल अथॉरिटेटिव बॉडी ने कहा नहीं भाई ऐसे मत करो, एससीसीपी आके कहते भाईजान पाकिस्तान में इस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे, तो अगर कोई लोकल बॉडी क्राइटेरिया दे देगी तो हम उसके मुताबिक बताएं, और अगर कोई क्राइटेरिया ना दे जीएजी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे जो इसने तरीका बताया होगा। डिस्क्लोज करें अप्रोच, हमने अपनी जीएजी एमिशंस कैसे मेजर की, हमारी मेजरमेंट अप्रोच क्या थी, हमारे इनपुट और अजम्पशंस क्या थे जिसकी बेस पे हमने कहा कि हाँ भाई हमने जो बिजली यूज की उसमें ये कैसे हुआ, जो फलाना यूज की उसमें ये कैसे हुआ, ये सब बताएंगे। हमने अगर 3 तरीके थे मेजर करने के तो हमने फलाना तरीका क्यों चूज किया, एनी चेंजेस मेड टू मेजरमेंट अप्रोच ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, पिछली दफा किसी और तरह से मेजर करा था, इस दफा मैंने किसी और तरीके से मेजर किया तो कंसिस्टेंसी तो आउट हो जाएगी। तो अगर इस दौरान मैंने मेजरमेंट चेंज की तो मैं बताऊंगा कि दुनिया में फलाना एक नया स्टैंडर्ड आ गया तो उसने नया तरीका बताया था, या मेरे मुल्क के एससीसीपी को अचानक से एक नया बुखार चढ़ा और उसने मुझे एक नया तरीका दे दिया था कि भाई आज से इस तरह से रिपोर्ट किया करना। तो थोड़ा समझ आ रहा है कि हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या है, उसको हम एब्सोल्यूट में उन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके बता रहे हैं। हम मेजर कर रहे हैं अपनी एमिशन को, जो मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वो करना है हमने जीएजी प्रोटोकॉल का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक। इसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड है जिसमें खासतौर पर एमिशन 3 के अंदर तो बहुत सारी तरह की बातें हैं। फिर स्कोप 1 और 2 में हमने क्या करना है, डिसएग्रीगेट करते हैं एमिशन बिटवीन हमारा ग्रुप और अदर देन ग्रुप जो और चीजें। हमारे ग्रुप से क्या मुराद है, मैं, मेरी सब्सिडरीज इनकी इतनी है, और अगर मेरे कुछ एसोसिएट्स हैं कहीं ना कहीं वो भी तो मेरे ताल्लुक वाले हैं, जो मेरे जॉइंट वेंचर्स हैं वो भी ताल्लुक वाले हैं, लेकिन जो मेन कंसोलिडेटिंग एंट्रीज है होल्डिंग सब्सिडरी उनको अलग से बताओ, क्यों, इन पे मेरा कंट्रोल ज्यादा है। तो मैं कहूंगा मेरी पाकिस्तान वाली, मेरी बांग्लादेश वाली, मेरी श्रीलंका वाली, जाहिर है मैं वो तो नहीं कर सकता कि वो मेरी नॉर्वे वाली सब्सिडरी और जो है ना हम तो अपने से नीचे वाले मुल्क को देखेंगे, तो फलाना मुल्क में जो सब्सिडरी है और हम कलेक्टिवली ये हमारी एमिशंस है। हाँ हमारे कुछ यार दोस्त हैं वो बड़े फजूल लोग हैं, ये उनकी एमिशंस है। वो यार दोस्तों की फजूल एमिशन अपने साथ तो ना मत करें, यार दोस्तों मैं अखलाकी तौर पे कह सकता हूँ पाबंद तो नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेश वाली सब्सिडरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ी मुसीबत ये पड़नी है कि वो अपने मुल्क में तो क्लीन क्लियर हो जाएंगे और उन पे इल्जाम लगेगा जी आपके वो जो जनूबी एशियाई मुल्क में बैठी हुई सब्सिडरीज हैं वो काम खराब कर रही हैं, तो फिर वहां से भरपूर तरीके से डंडा इधर आएगा, सर पे बरसेगा और फिर यहाँ सबको सुधरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तो मौत पड़ने वाली है जी। अब अगेन एसोसिएट को किस तरह से वो करना है, ये नॉर्मली कहते हैं कि आपने वो जो आईएफआरएस का जो वो है आपने उस लेवल को वो करना है, यानी कि जिस लेवल पे आईएफआरएस, हाँ जिस लेवल पे आईएफआरएस जो टाइम फॉलो कर रहा है, जो स्केल रख रहा है, जितना कंपैरेटिव दे रहा है आपने उसी लेवल पे। तो अगर आपका आईएफआरएस, क्योंकि हम आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी असम्पशन ये है कि हमने पीछे भी आईएफआरएस फॉलो किए होंगे कि ये स्टैंडर्ड चाहे तो वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो आईएफआरएस के मानने वाले नहीं है, और जो आईएफआरएस के मानने वाले हैं उनके लिए फिर कंप्लायंस थोड़ी सी और जरूरी हो जाएगी, उन्होंने सारी बातें माननी होगी, और जो नहीं मानने वाले वो वॉलंटियर्स को उठाएंगे, कुछ बात इनकी सुनेंगे, कुछ दुनिया के किसी और स्टैंडर्ड की देख लेंगे। तो फिर अपने एसोसिएट से रिलेटेड क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करने के क्या तरीके, फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहां तक बात नहीं जा रही, ये हम बता रहे हैं कि हमने करना क्या है। स्कोप 1 2 से रिलेटेड आपने ग्रुप अलग से, यानी कि पेरेंट और सब्सिडरी, और अदर इन्वेस्टी अलग से। स्कोप 2 ग्रीन हाउस गैस एमिशन के हवाले से आपने लोकेशन बेस्ड एमिशंस बतानी है, इन्फॉर्मेशन बतानी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रूमेंट जिससे पता लग जाए कि हाँ स्कोप 2 एमिशंस कितनी है। आपका पूरा ग्रुप है, पाकिस्तान में भी बिजली खरीद रहे हैं, किसी और जगह पे बिजली खरीद रहे हैं, वहां पे बिजली खरीद रहे हैं, पाकिस्तान वाली बिजली फर्नेस ऑयल से चल के आ रही है, उस मुल्क की बिजली दरिया से बन के आ रही है, उस मुल्क की बिजली जो है वो सोलर से बन के आ रही है, तो हमारी ये अलग अलग लोकेशन से हमारे स्कोप 2 हो रहा है, और स्कोप 2 में हमारे उनके साथ यही अरेंजमेंट है, उस मुल्क में हम बिजली लेते हैं, उस मुल्क की लोकल बिजली क्रिएट करने वाली बॉडी उनका ये तरीका है। तो अब अपने स्कोप 2 के बारे में बताएंगे कि वो स्कोप 2 आपका लोकेशन बेस्ड किस तरह से है। जी अब अगेन सब्सिडी में हमारी इन्वेस्टमेंट है तो क्या वो स्कोप 3 में आएगा, हम क्या कहते हैं ओन्ड और कंट्रोल्ड। तो सब्सिडी इज नॉट लाइक कस्टमर, सब्सिडी मेरा इदारा है, मेरी ब्रांच है, मैंने 70% जितना स्टेक लिया हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं बाकी हल्की इन्वेस्टमेंट को साइड पे कर दो, लेकिन जिसको तुम चला सकते हो, जो तुम्हारी बात सुनता है वो तो अपने खाते लो। तो फिर वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पेरेंट अपने आप को तो सुधारे ही सुधारे, सब्सिडी को भी सुधारे, उसकी भी जिम्मेदारी ले, उसको भी थोड़ा सा अलर्ट करे। स्कोप 3 डिस्क्लोज करें द कैटेगरीज इंक्लूडेड विद एन एंटिटी मेजर ऑफ स्कोप 3 जीएचजी एमिशंस। वो जो 15 कैटेगरीज हैं जिनमें कुछ डाउनस्ट्रीम वाली हैं, कुछ अपस्ट्रीम वाली हैं, जो हमने मुख्तलिफ जगह पे देखी हुई हैं, उसमें आप बताएं कि आपसे कौन कौन सी रेलेवेंट है, वो बताएं, और फिर उसको कैसे मेजर करें, उसको मेजर करें जीएचजी प्रोटोकॉल के कॉर्पोरेट वैल्यू चेन वाले अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। ऊपर वाले को हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से मेजर किया था, इस वाले का जीएचजी प्रोटोकॉल वैल्यू चेन से रिलेटेड जो है उसके मुताबिक मेजर करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैटेगरी 15 जीएचजी एमिशन, वो जो इन्वेस्टमेंट्स वाली हैं, या दो एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, अगर फाइनेंस एमिशन हो या एंटिटी की एक्टिविटीज में एसेट मैनेजमेंट या कमर्शियल बैंकिंग या इंश्योरेंस हो, यहाँ चीजें बहुत आगे चली जाती हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जहां है वो क्या कर रहे हैं, वही वाली बात है, वो बैंक अगर गलत फाइनेंसिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है तो फिर उसको मेजर करने का एक लंबा चौड़ा सा प्रोटोकॉल है जो फिलहाल अभी तक आईपीपी नजरों से दूर है। क्या ग्रीन हाउस गैसेस का डिस्क्लोजर समझ आया? और क्या बताना है, क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन रिस्क कितनी अमाउंट के हैं, या कितनी अमाउंट के हैं, और कितने परसेंटेज ऑफ आपके एसेट्स या बिजनेस एक्टिविटीज उन रिस्क के हिसाब से वल्नरेबल है, अमाउंट। और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारी कंपनी है, उसकी 12 लोकेशंस है, उनमें से एक लोकेशन जो साहिल समुद्र के करीब है उसमें 5% स्टॉक पड़ा हुआ होता है, तो हमारी टोटल जो इन्वेंट्री है उसका 5% दाव पे लगा हुआ है, उसकी ये अमाउंट है।
तो अपने स्टेक होल्डर्स को बताया कि देखो तुम लोग पैसे दे रहे हो, हमें और पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा 5% इन्वेंट्री उस जगह पे पड़ी हुई है, उस जगह उसको मूव करने के ऊपर खर्चा लगेगा और उसमें इस हद तक खर्चा है और ये नुकसान हो सकता है। वो पूछेंगे अच्छा टारगेट क्या? आप कहेंगे हमारा टारगेट ये है कि हमारे 2% से ज्यादा इन्वेंट्री खतरनाक जगह पे नहीं होनी चाहिए। आज कहाँ है? तो इन मैट्रिसेस में बता रहे हैं, अभी हम कहाँ है? फिर अगला लेवल क्या होगा? टारगेट्स का। तो पहले परेशान कर दिया और फिर उसके बाद टारगेट्स बताए। जो फिजिकल रिस्क है अमाउंट और परसेंटेज क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज है अमाउंट और परसेंटेज क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय कर रहे हैं टुवर्ड्स ये वो क्या है इस वक्त। आपको याद होगा हमने एक रिपोर्ट में देखा था, वो कहते हैं इस वक्त हम इतना खर्चा कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 50 मिलियन या 5 मिलियन सालाना तक ले जाएं। याद है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट? हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इसमें कहा था कि इस वक्त हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना कर रहे हैं। अगेन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद भी जब आप उन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। इंटरनल कार्बन प्राइसेस क्या है, कैसे हमने उसकी मेजरमेंट करनी है, हमने कार्बन को किस तरह से लेके चलना है, एंटिटी कार्बन प्राइस को अपनी डिसीजन मेकिंग में किस तरह से लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारी जो जीएचजी इमिशंस है उसकी कॉस्ट को हम असेस कैसे कर रहे हैं, मैं क्या प्राइस दे रहा हूं, क्या प्राइस सोच रहा हूं, मेरी इमिशंस इतनी है, मेरा मुल्क पता नहीं मुझे कितना फाइन करेगा। टारगेट था इंडस्ट्री का 70,000 सालाना यूनिट, मैं 80,000 पे हूं, मैं 10,000 ऊपर हूं, क्या कीमत है इसकी? बनाना भी तो है ना लोगों को। हम यहाँ है स्टेक उसने हमें लॉ ने स्टैच्यूट ने ये कहा है हमें इतना खतरा है, हमें इतने पैसे डायरेक्ट फाइन पेनल्टीज में देने पड़ सकते हैं। तो हमारी आपस में इंटरनली कार्बन की प्राइसिंग क्या है, हमारी कार्बन की मेजरमेंट को हम पैसों में कैसे तोलते हैं। देन क्या हमने रेम्युनरेशन का कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हर बंदे को अगली दफा जब इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसमें 10% चीज ये होगी कि उसने उस दफा कागज का इस्तेमाल कितना कम किया, फलाना कितना किया। यानी अगर आप लोगों के इंसेंटिव्स को, लोगों की ग्रोथ को, लोगों की प्रमोशन को लिंक कर देंगे तो ये बात यूजर को सुन के बड़ी अच्छी लगेगी कि आप यूजर से कह रहे हैं कि हम तो उस बंदे को प्रमोशन दे रहे हैं जो कागज इस्तेमाल कर रहा है और शॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और फिर ऑफिस का कागज जो आधा कर देता है हम कहते हैं शाबाश, उसे गले लगा देते हैं और उसको कहते हैं शाबाश लैपटॉप पे ज्यादा काम किया करो ताकि तुम्हें जल्दी ग्रोथ मिले। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेदर एंड हाउ क्लाइमेट रिलेटेड कंसीडरेशंस आर फैक्टर्ड इनटू एग्जीक्यूटिव रेम्युनरेशन। हमने कह दिया ठीक है भाई 5 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का हेड जब अपनी ब्रांच में 20% चीजों को कट कर देगा, कम कर देगा, इजी कर देगा, सस्टेनेबल कर देगा, हम उसको बोनस देंगे। अब ये तो मैंने उसे कहा है, दुनिया की भी तो बताना है, फड़ी भी तो मारनी है कि देखो हम इस तरह से कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की रेम्युनरेशन की परसेंटेज जो कि खासतौर पे करंट पीरियड में रिकॉग्नाइज हुई है, जो लिंक है उन कंसिडरेशन के साथ। तो हम कह रहे हैं कि इतना हमारा प्लान है, इतनी चीजों को हमने लिंक कर दिया है उनकी उस परफॉर्मेंस के साथ कि सस्टेनेबिलिटी की उनकी परफॉर्मेंस जितनी बेहतर होगी उतना इस तरह से काम करेंगे। आई होप हम जरूर से ज्यादा बोर बातें नहीं करें, बोर बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ सेंस समझ आ रही है। टारगेट्स क्या है, जितने भी टारगेट्स हम बताएंगे कि हम इस टारगेट को मेजर किस तरह से करते हैं, मैट्रिक्स समझ आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्या वो परसेंटेज है, क्या वो रुपए हैं, क्या वो उतने गैलन पानी है, वो इतने रुपए की, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंशियल की तरह ज्यादा बात कर रहे हैं तो रुपए पैसे और परसेंटेज में बात होगी। कैसे मेजर करें टारगेट को, टारगेट का मकसद क्या है, क्या हम चीज को खत्म करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, एंटिटी के कौन से पोर्शन पे ये टारगेट अप्लाई करेगा। जी हम लोगों ने प्रोडक्शन वालों के लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट वालों के लिए टारगेट रखा है, कौन से टाइम पीरियड पे होगा, प्रोग्रेस कहां से मेजर कर रहे हैं, 1997 में क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। वो कहेंगे बड़ी पुरानी बात हो गई, तो हम कहेंगे नहीं 2020 में यहाँ थे, आज 25 में यहाँ खड़े हैं, 30 का टारगेट फलाना है। कोई माइलस्टोन या इंटरिम टारगेट्स, जी 2027 तक यहाँ जाएंगे, 30 फाइनल हमारा टारगेट है। टारगेट अगर क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है तो क्या वो एब्सोल्यूट टारगेट अमाउंट में या इंटेंसिटी टारगेट है, परसेंटेज रेशियो वगैरह है। टारगेट भी दो तरह के हो सकते हैं ना, कि हमने इतने 1000 कागज इस्तेमाल होने से बचाने हैं, और परसेंटेज में भी हो सकता है हमने कागज का इस्तेमाल 20% रिड्यूस कर देना है। तो आपका किस फॉर्म में टारगेट है, हाउ द लेटेस्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग जुरिसडिक्शनल कमिटमेंट्स दैट अराइज फ्रॉम दैट एग्रीमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द टारगेट। क्या मतलब, फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट याद करें, उन्होंने कहा था हम इस परसेंटेज पे खड़े हैं और जो लॉ है वो हमें कहता है कि ये होनी चाहिए, और हम उससे देखो कम है, नीचे है, हम बहुत अच्छे हैं। लॉ कहता है 17,000 की मिशन की तुम्हें इजाजत है, मैं इस वक्त कर रहा हूँ 55,000 की मिशन, तो आई एम गुड टू गो, क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट। देन क्लोजिंग गुफ्तगू की तरफ आते हैं, एंटिटी डिस्क्लोज कर देगी इंफॉर्मेशन कि वो अपने ये टारगेट सेट कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, ये भी तो बताना होगा कि जो आप टारगेट अपने लिए रख रहे हैं ये किस तरह से तय हुआ, क्या ये टारगेट्स जो आपने मेथोडोलॉजी और टारगेट सेट किए हैं क्या किसी थर्ड पार्टी ने वैलिडेट भी किए हैं। यादव ने कहा था ये तो कोई भी क्लेम कुछ भी उठा के कर दे, क्या ये क्लेम वेरीफाइबल है, क्या आपने कहा है कि हम इतना कागज कम करके इतने परसेंट हम एनवायरमेंट को बचाएंगे, तो क्या उस तरह के कागज को कम करने से एनवायरमेंट बचती भी है, क्या किसी थर्ड पार्टी ने, किसी अथॉरिटी ने, किसी उसने कोई ऐसी लिस्ट जारी की है कि ये चीज एनवायरमेंट को इतना डैमेज कर रही है और आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ऐसे बचत हो जाएगी। तो जो हमारे टारगेट्स हैं क्या वो एक थर्ड पार्टी की तरफ से वैलिडेटेड हैं, या वो जो मेथोडोलॉजी है, हमारा प्रोसेस क्या, हम कैसे टारगेट को देखते हैं कि टारगेट तो बड़ा मजे का था लेकिन अब इसको और ज्यादा टाइट करते हैं। मैट्रिसेस कौन से यूज कर रहे हैं इसको मेजर करने के लिए कि हम अपने टारगेट के कितने करीब हैं। टारगेट की बात समझ आ रही है, हमने कहा हमारी 5% लोकेशंस हैं साहिल समंदर के पास और हम सोच रहे हैं कि 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये 2% किसने तय किया, अब हमने तय किया। हो सकता है कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाए कि खबरदार लोगों की जो इन्वेंट्री की लोकेशन है उनकी टोटल बिजनेस एक्टिविटी के 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए साहिल इलाकों में। तो क्या ये 2% का टारगेट मजेदार टारगेट है, अच्छा टारगेट है, और अभी हम कहाँ हैं,
5%। तो अगर मैंने टारगेट सेट किया था 4% और गवर्नमेंट कहती 2%, तो मेरा तो टारगेट गलत सेट हो गया। तो टारगेट की सेटिंग सही हुई भी है। फिर टारगेट तक पहुंचने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसको मेजर किस तरह से कर रहे हैं, और क्या टारगेट में कोई हमने चेंज किया। पहले हमने टारगेट 2% रखा था, अब हम कहते हैं 2 नहीं, इस साल 3। क्यों? तो बताएंगे जी इस साल कुछ और मसलों मसाइल आने की वजह से हम उधर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीज है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम जल्दी से जल्दी 3 कह रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 2.5 हो जाए। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें कि हमारी हर क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट में क्या परफॉर्मेंस रही है। हमारा ये टारगेट 5% था, वो 10% था, वो 13 था, वो 15,000 था, वो इतना था, हम उस टारगेट में वहां तक पहुंचे, उस टारगेट में वहां तक पहुंचे, उस टारगेट में वहां तक पहुंच गए। हर ग्रीन हाउस गैस इमिशन टारगेट के अगेंस्ट आपने डिस्क्लोज करना है। आपके टारगेट में अगर आपका टारगेट इज जीएचजी इमिशन, टारगेट कुछ भी हो सकता है ना, अगर टारगेट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में इतने से इतने तक लेके आऊंगा, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस आप इसमें कवर कर रहे हैं, और क्या इस टारगेट में आपका स्कोप 1, 2, 3 इनमें से कौन सा कवर्ड है, और तीनों कवर्ड है तो उनका अपना अपना लेवल क्या है। क्या टारगेट ग्रॉस है या नेट है? क्या ये जो टारगेट है ये किसी सेक्टोरियल डिकार्बोनेशन अप्रोच से ड्राइव हुआ है, किस तरह से, मतलब आप कैसे ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि हम इतनी वो करेंगे, तो कोई मेजरमेंट का आपने कोई क्राइटेरिया रखा था, आपने सोचा था कि हाँ भी हम आहिस्ता आहिस्ता इतनी डिकार्बोनाइजेशन करेंगे, इतना कार्बन कम इस्तेमाल करते चले जाएंगे, तो क्या आपका टारगेट उसके पीछे से बैक बाय यूजिंग एनी अप्रोच है या नहीं, और क्या है एनटीटी का प्लान यूज ऑफ कार्बन क्रेडिट टू ऑफसेट जीएचजी इमिशन। अगर आपकी जीएचजी इमिशंस है तो आप ज्यादा हैं उस टारगेट से, ज्यादा हैं गवर्नमेंट वाले, तो क्रेडिट्स कहां से लेके आएंगे, कहां से आते हैं क्रेडिट्स? आप खरीद भी सकते हैं, आसान तरीका, महंगा तरीका, और ज्यादा अच्छा तरीका खुद से आप पॉजिटिविटी की तरफ आए, सस्टेनेबिलिटी बेहतर करें, दरख्तों की तरफ जाएं, ग्रीनरी पे आए, आप अपनी चीजों को कट डाउन करें, अब वहां से आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स लें। एक्सटेंड टू व्हिच एंड हाउ अचीविंग एनी नेट जीएचजी इमिशन टारगेट रिलाइज ऑन यूज ऑफ कार्बन क्रेडिट। ये बताएं कि हम कितना कार्बन क्रेडिट्स पे रिलाई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें जी कोई बात नहीं, वो हो रहा है, कार्बन क्रेडिट्स आएंगे हमें बचा लेंगे, भाई वो तो आ जाएंगे, इस अप्रोच को भी तो थोड़ी बेहतर किया जा सकता है। कौन सी थर्ड पार्टी स्कीम वेरीफाई करेगी कि कार्बन क्रेडिट्स कौन से हैं, कैसे हैं, मतलब क्या आप किसी ऑडिट फर्म से एश्योरेंस करवाएंगे इस पे? क्या ईपा वाले आके वेरीफाई करके आपसे एक अच्छी सी रीजन लेके जाएंगे और फिर आपको तस्दीक करके देंगे? किस तरह से होगा? अच्छी सी रीजन समझ आई? ठीक है। टाइप ऑफ कार्बन क्रेडिट इंक्लूडिंग द अंडरलाइन ऑफसेट विल बी नेचर बेस्ड और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल कार्बन रिमूवल, और किस तरह से करके जो कार्बन क्रेडिट्स हैं ये किस तरह के हैं, इनकी क्या नोयत है, और इससे आपको कितना ऑफसेट मिल सकता है, कोई भी और फैक्टर जो यूजर्स और जनरल पर्पस के लिए समझना बड़ा जरूरी हो। तो अगर आप गौर से देखें तो इस सारे प्रोसेस में उन्होंने पहले बताया कि जीएचजी गैसेस की इस वक्त एमिशंस वगैरह की क्या सिचुएशन है, फिर हमारे इस वक्त कहां-कहां रिस्क हैं, किस तरह से, और हमने अपने प्राइसेस और एमिशन में चीजों को कैसे इनकॉर्पोरेट किया, फिर हमारे फ्यूचर में टारगेट्स क्या हैं, और फिर उन टारगेट्स तक पहुंचने की हमारी अप्रोच क्या है, और फिर हम उसको किस किस तरह से डील कर रहे हैं। लेकिन स्टिल स्ट्रेटेजी रहती है जो कि अभी जी अब अगेन क्या इन पैरामीटर्स को मेजर करना हमें सिखाएंगे, ये एक्सपर्ट का काम है, फिलहाल एक्सपर्ट का काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंटिंग टूल्स, आपके मेजरमेंट टूल्स इतने सियाने हो जाएंगे कि वो बहुत सारे काम आपको करके देंगे। जैसे एक जमाना था कि लोग जब ऑडिट करने जाते थे तो वो सोचते थे कि सैंपल कितना उठाना है, फिर वो बहुत सारी और वर्किंग करते थे, फिर वो रिस्क एनालाइज करते थे। अब क्या होता है, आप जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर आपको बनी बनाई चीज दे देता है कि हाँ भाई ये इदारा है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन डालो, वो आपसे कहते हैं इतना रिस्क है, इतनी मटेरियलिटी, इतना सैंपल पकड़ो, उसके ऊपर ये काम करो। तो अब हमारे जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि वो आधा काम खुद कर लेते हैं। तो एक टाइम आएगा आहिस्ता आहिस्ता कि इसकी भी ऑटोमेटेड टूल्स, इस वक्त हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक खास तौर पे डिस्कशन करेंगे कि अगर एक्सपर्ट आए और हम उसको यूज कर रहे हैं तो कहीं हमें वो धोखा देके ना चला जाए। तो फिलहाल एक्सपर्टीज यहाँ चाहिए, क्योंकि ये फील्ड हमारी अकाउंटिंग ऑडिट की फील्ड से थोड़ी सी हटके है, लेकिन अल्टीमेटली हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एम्ब्रेस कर लेंगे, और फिर हमारे अपने पास हर ऑडिट फर्म के पास एक या दो इस तरह के ऑफिसर जरूर होंगे जिनको ये वाली बातें भी आती हैं और वो हमारी दुनिया की बातें भी जानते हैं। कार्बन क्रेडिट्स का मुझे लगता है आज आपकी पहली क्लास है, दूसरी, ठीक है। बिल्कुल ओरिएंटेशन वाले दिन एक छोटी सी बात हुई थी, अगर कोई बंदा मेरे बिहाफ पे रिपीट करना चाहे तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। हाँ जी, हम लोग चीजें चेंज कर स्टॉक सिस्टम पैसिव बने, जिस तरह कोई कंपनी एनवायरनमेंट को, जिस तरह एक बहुत बड़ी मिसाल उसको दिमाग में रही थी, मैंने भूल नहीं कोई बात नहीं, आज बोल दे। इंडिया में वो क्या नाम है सबसे बड़ी इंडस्ट्री टाटा वाले, जो उनका वो काम है कि वो कहते हैं सारा कोई चीज बनाने से बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था, ठीक है। उन्होंने आसपास सारा वाला बाग आम ले लिया, इतनी बड़ी जमीन ले ली, पॉजिटिवली उससे बता दी कि हम लोग इतना सस्टेन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इसी तरह की वो अपने सस्टेन वो उन्होंने कनेक्ट कर दिया, ज्यादा बच स्टॉक से में जाए अपना ज्यादा प्राइस बेच दिया, और दूसरे जो कंपनी ज्यादा नुकसान करेंगे बैठने उसने समझ लिया। बेहतरीन बात हुआ ये कि कंपनी टाटा फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, और मैन्युफैक्चरिंग में वो धुआं बहुत ज्यादा उड़ा रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा होगा कि जी आपका जो ये वाला सेक्टर है ना, ये धुआं उड़ा सकता है, फर्ज करें 80,000 यूनिट्स, फर्ज करें वो 70,000 यूनिट उड़ा रहे थे, सब सेफ था। हुआ ये कि अचानक उन्होंने ऑपरेशन बढ़ाए, उनके पास ज्यादा ऑर्डर आए, उन्होंने कहा हम ग्रो करते हैं, मजा आएगा, कारोबार करते हैं, उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दी। अब ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दी तो वो 17,000 छोड़ के चले गए 1 लाख पे, 20,000 पॉइंट्स ऊपर चले गए, उनकी इमिशंस उस अलाउड रीच से ऊपर चली गई। अब प्रॉब्लम ये है कि इन 20,000 एक्स्ट्रा जो यूनिट्स ऊपर गए हैं इसके जुर्माने देने पड़ेंगे कानून को। अब एक तरीका ये है कि वो कुछ अच्छी एक्टिविटीज करें जिससे वो एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने आमों के दरख्त वो ले लिए, बागात ले लिए, और वहां पे मुख्तलिफ चीजों को ग्रो किया, और जितने सारे दरख्त, प्लांटेशन और वो सारी चीजें, और जमीन को बचाना और वो सारी चीज को कवर करना, वहां से उनको वो दूसरी तरफ के पॉइंट्स मिलना शुरू हो गए, क्रेडिट्स मिलना शुरू हो गए। इधर तो आप फॉर एग्जांपल मैं प्लस में मेजर कर रहा हूं इमिशन को, मेरी इमिशन है 1 लाख प्लस, 80,000 से मैं 20,000 प्लस में हूं, तो उधर से जब मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहा हूं, तो ग्रीन हाउस गैस में खत्म कर रहा हूं। तो पता ही लगा कि मैंने -30,000 खत्म कर दिया, यानी कि -30,000 मेरे पास पॉइंट आ गए, ये क्रेडिट आ गए। इधर मेरे पास 20,000 का ऊपर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ऑफसेट कर दिया, गवर्नमेंट की रेंज में आ गया, 10,000 अभी भी पॉइंट मेरे पास है। पता लगा एक और दोस्त था, वो भी इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ था, और उसके पास वो क्रेडिट नहीं था। उसने कहा तुम्हारे पास ये फालतू पॉइंट पड़े हुए मुझे दे दो। मैं कहूँगा ऐसे थोड़ी खरीदो, तुम्हें इन पॉइंट्स का इतना जुर्माना होगा, आधे पैसे मुझे देके मेरे से पॉइंट्स खरीद लो।
ये तो लोकल बात हो गई। अब स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया में बन रही है और कुछ अर्से में पाकिस्तान में भी आने वाली है, जो कि कार्बन पॉइंट्स की एक्सचेंज होगी। तो कार्बन क्रेडिट्स का मतलब है जो आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स हैं ऑफसेट करने के लिए। जब हम ग्रॉस और नेट की बात करते हैं ना, ग्रॉस है मैंने टोटल कितनी इमिशन की, नेट इज टोटल इमिशन माइनस सेविंग। तो मेरी नेट उस रेंज के अंदर होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने मुझे एलोकेट कर दी। अभी तो पाकिस्तान में उस तरह की इमिशन की भी बातें उतनी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों पे छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि गाड़ियां इस लेवल से ऊपर की इमिशन ना करें। वो तो एक छोटा यूनिट है, तो कल को वो कह सकते हैं कि जी लोहे के जो मैन्युफैक्चर है वो इस लेवल से ऊपर ना जाए, फलाना के जो है ऊपर ना जाए। तो अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ा सा वॉलंटियर होगी अडॉप्शन, और हम सख्त होते चले जाएंगे, फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने 3 डायमेंशंस पे बात की और सामने वाले लोगों के हालात देख के मुझे साफ लग रहा है कि मेरा अच्छा फैसला था कि मैं उस स्ट्रेटजी को छोड़ के मैट्रिसेस और टारगेट्स की बात कर ली थी। 4 डायमेंशन है, लेकिन क्या बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्या टेक अवे हमारा ये है कि हमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क समझ आ गया, ये प्योरली फिजिकल एनवायरनमेंट बेस्ड है, और क्या हमें अपॉर्चुनिटी भी समझ आ गई, क्या हमें फिजिकल रिस्क और ट्रांजिशनल रिस्क में फर्क समझ आ गया। ट्रांजिशन रिस्क उस तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो आपको करना पड़ा उससे एसोसिएटेड रिस्क, और फिजिकल में एक्यूट और क्रॉनिक समझ आ रहा है। फिर हम आगे गए गवर्नेंस में मोटी मोटी क्या बातें करनी समझ आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट में किस तरह की बातें करनी है, और एंड पे फिर मैट्रिसेस में एज ऑफ क्या है, टारगेट्स क्या है, और दरमियान में कोई टारगेट्स हम कहां वहां तक कैसे पहुंचेंगे और उसके छोटे छोटे मेजरमेंट क्या है। स्ट्रेटेजी फिर अब अगले स्टेप में आएगी, वैसे तो पहले आनी थी लेकिन हमने टाइम की वजह से उसको से कर लिया था। स्ट्रेटेजी ओवरऑल बताएगी कि ये रिस्क है, ये मुझे यूं नुकसान दे रहा है, इससे मुझे ये फाइनेंशियल मसला आ रहा है, और अब इसको अप्रोच करने के लिए हम ओवरऑल यूं सोच रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें फिर स्ट्रेटेजी में कवर करेंगे। डन। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलके इस S2 को खत्म करके हमने अपना जो IFRS वाला पोर्शन है उसको तो साइड पे किया। ठीक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे पता आप लोग सिर्फ इसी का इंतजार करेंगे। मैं खुदा हाफिज़ हूं और आप जो है ना